हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। फिजिकल केमिस्ट्री का जो पोर्शन है उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर चल रहा है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं और 4th लेक्चर के एंड में हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ा था। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये लिखा हुआ आपके पास। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या होता है तो आप बताओगे कि सर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वेरियस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिपोर्ट किया जाता है और उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मिला के हम एक पर्टिकुलर लिस्ट बना लेते हैं। तो क्वेश्चन यहां पे ये हो सकता है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिपोर्ट किया जाता है या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देख लो यहां पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही रिपोर्ट किया जाता है और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी किसकी टर्म में रिपोर्ट किया जाता है? रिडक्शन की टर्म में। तो उसको क्या बोल सकते हैं? एसआरपी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में ये सीरीज बना रखी है। तो क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्यों नहीं रिपोर्ट किया जा सकता? क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो काफी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अगर आप फैक्टर्स को चेंज कर दोगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिफरेंट हो जाएगी। तो किसी भी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के लिए, लेट अस से कि सोडियम के इलेक्ट्रोड के लिए, अगर मैंने फैक्टर्स चेंज कर दिए तो हर डिफरेंट फैक्टर पे डिफरेंट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू आ सकता है। तो ये सीरीज काफी लंबा हो सकता है और एक ही इलेक्ट्रोड के लिए काफी सारे पोटेंशियल्स की वैल्यू आ सकती है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है? फैक्टर्स को चेंज नहीं करना है। फैक्टर्स को हमें क्या करना है? एक तरीके से कांस्टेंट बना देना है। फैक्टर्स अपने पास क्या क्या होते हैं? जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, कौन सी इलेक्ट्रोड है। तो हम क्या करते हैं? फैक्टर्स को एकदम कांस्टेंट बना देते हैं, मतलब कि स्टैंडर्ड स्टेट की बात करते हैं। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होना चाहिए, टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 298 केल्विन होना चाहिए या कोई भी स्पेसिफाइड टेम्परेचर, यही मिलता है। प्रेशर कितना होना चाहिए? 1 बार होना चाहिए। इन पर्टिकुलर स्टैंडर्ड स्टेट पे इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल आता है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और उसी को मिला के हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाते हैं। सही है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अपने पास फिर कितने टाइप का हो सकता है? 2 टाइप का, या तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल। इसमें भी कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आपको रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आप निकाल सकते हो, जस्ट उसका ऑपोजिट ही होगा। रिडक्शन पोटेंशियल अगर 1 है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा? -1। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की टर्म्स में यह सीरीज बनाई जाती है। साथ ही साथ सीरीज में कौन सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको दे रखा है? रिडक्शन वाला। इसका मतलब आप क्या बोलोगे? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। आगे देखिए, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में ये जो सीरीज है, ये सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में? किस तरीके से अरेंज करना पड़ता है? तो यहां पर क्या है कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग किसी भी ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। ऑर्डर चेंज करने से क्या इनकी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी? क्या नहीं। इंक्रीजिंग ऑर्डर रखो या डिक्रीजिंग ऑर्डर रखो, हमने कौन सा ऑर्डर रखा हुआ है? लिथियम सबसे ऊपर है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है -3.05। फ्लोरीन सबसे नीचे है, उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है +2.87। इसका मतलब है नीचे जाने पर रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है। तो हमने रखा है यहां पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में। एनसीईआरटी में आपको जो ऑर्डर है इसका जस्ट ऑपोजिट मिलने वाला है। तो ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें इसकी जो प्रॉपर्टी स्टडी करनी है, कभी भी इस तरीके से नहीं बोलेंगे कि ऊपर जाने पे ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी बढ़ती है या नीचे जाने पर ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी घटती है। ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि यह सीरीज हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं या डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। इसीलिए अपन को क्या करना है कि जितनी भी एप्लीकेशंस है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, उन एप्लीकेशंस के पीछे का कंसेप्ट देखना है। रटना नहीं है कि ऊपर बढ़ेगा कि नीचे बढ़ेगा। सही है, रटना बिल्कुल भी नहीं है, कंसेप्ट देखना है। कंसेप्ट अगर अपन को समझ में आ गया तो कितने भी क्वेश्चन आ जाए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ऊपर बेस्ड, हम वो कर लेंगे। तो पहला अपने पास क्वेश्चन क्या, पहली एप्लीकेशन अपने पास हो जाती है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिस भी इलेक्ट्रोड की आपको पोटेंशियल की वैल्यू बता रखी है, उससे आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर ज्यादा है या रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा है इन कंपैरिजन टू अदर इलेक्ट्रोड। तो ये अब तो हम पहले भी प्रेडिक्ट कर ही सकते थे। हमें पता ही है
कि अगर मान लो कि किसी पोटेंशियल की वैल्यू आपको दे रखी है, कौन सा ले, ऑक्सीडेशन वाला या रिडक्शन वाला, कोई भी ले लेते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में सीरीज है तो रिडक्शन वाला ले लेते हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल या फिर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, कुछ भी बोलो, अगर ज्यादा है, इसका मतलब क्या होता है, अगर आपको ये मतलब पता है तो सवाल सॉल्व कर दोगे, ठीक है, रटना कुछ भी नहीं है। तो रिडक्शन पोटेंशियल अगर ज्यादा है मतलब कि क्या हो गया, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड, ये रिड्यूस होना चाहता है। और अगर ये रिड्यूस होना चाहता है तो सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा तो क्या ज्यादा हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी। तो सीधा सा मतलब समझ में आ गया कि रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा तो ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी। साथ ही साथ एक और क्या मीनिंग बनाया जा सकता है कि अगर ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा तो रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी, ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा तो रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चंस क्या आएंगे अपने पास, क्वेश्चंस अपने पास ये आ सकते हैं कि 4 इलेक्ट्रोड दे दिया, उन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल दे दिया। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो पोटेंशियल दिया है वो रिडक्शन वाला दिया है या ऑक्सीडेशन वाला दिया है। आइडेंटिफाई करने के बाद आपसे यह पूछा जाएगा कि इन चारों में से मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है या मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। तो इसके ऊपर बेस्ड अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन काफी सिंपल है, पूछा है आपसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, क्वेश्चन 1, और कुछ पर्टिकुलरली इलेक्ट्रोड्स के पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है, ऑक्सीडाइजिंग दे रखा है या रिड्यूसिंग दे रखा है, आप चेक करो। तो E0 Al3 + 2 Al, अगेन सब E0 है, Mg2 + 2 Mg, Cu2 + 2 Cu और I2 I-। इतनी सारी वैल्यूज आपको दे रखी है और इन सब में से आपको बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट निकालना है। वैल्यूज है -1.67 वोल्ट में है, -2.34, ये हो गया 0.34 वोल्ट, और I2 to I- के लिए दे रखा है 0.53 वोल्ट। सही है। तो पहली बात तो ये देख लीजिए कि ये जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो किस में रिपोर्ट किया गया है, रिडक्शन में या ऑक्सीडेशन में। तो एल्यूमिनियम 3 + 2 एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन खा रहा है, रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है मतलब रिडक्शन पोटेंशियल, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल। ये देखिए 0 से कहां जा रहा है बेटा, -1 में, 0 से -1 में, तो ये भी क्या हो गया अपने पास, रिडक्शन पोटेंशियल। सभी के सभी रिडक्शन पोटेंशियल आपको दे रखे हैं। तो सीधी सी बात है कि अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा तो कौन सी पावर ज्यादा होगी, ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी। तो अगर यहीं से अपन रिलेट करें तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर ज्यादा होगा तो रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा किसका होगा, सबसे, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू के लिए इन वैल्यूज के सामने माइनस लगा दो। तो माइनस लगाएंगे तो ये वैल्यू सबसे बड़ी हो जाएगी शायद, Mg2 Mg2+ हो गया ऑक्सीडेशन, और इसके लिए स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना आ जाएगा, +2.34। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा आएगा, सही है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा आएगा तो इसकी रिड्यूसिंग पावर क्या होगी, सबसे ज्यादा। क्वेश्चन बहुत ही आसान था। अब दूसरा क्या हो सकता है कि अगर मान लो कि आपको क्वेश्चन में ये वैल्यूज नहीं मिले, पहली बात तो वैल्यूज मिलेगी, लेकिन अगर नहीं मिले तो फिर क्या से आएगा कि अगर आपने बाय हार्ट ये सीरीज लर्न कर रखी है तो इस क्वेश्चन का आंसर फिर भी आ सकता था। कौन कौन से इलेक्ट्रोड अपने पास, मैग्नीशियम, कॉपर, एल्यूमिनियम और आयोडीन। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कॉपर और आयोडीन। सबसे ऊपर कौन है, मैग्नीशियम। जो सबसे ऊपर होगा उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, कम, तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, ज्यादा। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, रिड्यूसिंग पावर क्या होगी, हाईएस्ट। तो अगर ये सीरीज पता होती तो भी आंसर आ जाता, लेकिन फिर भी आपको वैल्यूज हमेशा क्वेश्चन में मिलने वाली है, उन वैल्यूज के ऊपर बेस्ड भी आप रिड्यूसिंग पावर या ऑक्सीडाइजिंग पावर को प्रेडिक्ट कर सकते हो। ओके, तो ये क्वेश्चन अपने पास सेकंड, एसआरपी वैल्यूज ऑफ 3 मेटालिक कैटाइंस। 3 मेटल अपने पास दे रखी है XYZ, और इन मेटालिक कैटाइंस का जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो ये दे रखी है।
तो सही बात है, कैटायन एक इलेक्ट्रॉन को खाएगा या 2 इलेक्ट्रॉन को खाएगा, डिपेंडिंग ऑन कितना उसके ऊपर चार्ज है, उसके बाद क्या बना लेगा, मेटल बना लेगा। तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज आपको दे रखी है, ये रही। इन रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज के ऊपर बेस्ड आपको क्या बतानी है, रिड्यूसिंग पावर। तो बताइए, रिडक्शन पोटेंशियल अगर ज्यादा होगा तो ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी, ज्यादा। और इसने पूछा क्या है, रिड्यूसिंग पावर पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले ऐसा कीजिए कि ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर निकाल लीजिए और जस्ट उसके ऑपोजिट किसका ऑर्डर हो जाएगा, रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर हो जाएगा। तो रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा किसकी होगी, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा एक्स का, उससे कम है अपने पास Z का, और उससे कम है किसका, Y का। Y का सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल है -3.03। तो ये अपने पास कौन सी पावर हो गई, ऑक्सीडाइजिंग पावर हो गई। तो रिड्यूसिंग पावर क्या हो जाएगी, इसका जस्ट ऑपोजिट, इसका मतलब क्या हो जाएगा, Y ग्रेटर देन Z ग्रेटर देन X, YZX इन टर्म्स ऑफ डिक्रीजिंग रिड्यूसिंग पावर। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान था और इस क्वेश्चन का मेटल्स का नाम हमें नहीं दे रखा था या इलेक्ट्रोड का नाम नहीं दे रखा था। इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रोड को क्या बोल दिया, सिंपल XYZ। अब XYZ की लोकेशन क्या है यहां पे, ये थोड़ी पता कर सकता है। तो हर बार आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर आपको याद है तो उसी से आंसर नहीं आएगा, कंसेप्ट भी याद होना चाहिए। और कंसेप्ट अपने पास क्या होता है कि रिड्यूसिंग पावर अगर रिडक्शन पोटेंशियल अगर ज्यादा होगा तो ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी, ज्यादा। सेकेंड एप्लीकेशन क्या हो सकता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, कि लेटर से कि आपको एक मेटल दे रखा है और एक मेटल का सॉल्ट दे रखा है। तो क्या ये मेटल सॉल्ट में से सेकंड मेटल को रिप्लेस करके खुद जा सकता है क्या। देखिए, आप कोई मेटल आपको दे रखा है और एमडेश मेटल का सॉल्ट दे रखा है क्लोराइड, और क्या ये एमडेश मेटल को रिप्लेस करके खुद सॉल्ट सॉल्यूशन बना सकता है क्या। और एमडेश को रिप्लेस कर देगा तो एमडेश यहां पे मेटल एज अ सॉलिड आपको मिलेगा। क्या ऐसा हो सकता है क्या। तो इसका आंसर क्या होगा, सिंपल। अगर एमडेश को यहां से रिप्लेस करना है तो क्या करना पड़ेगा, एमडेश कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, +1। इसको क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा और कहां पहुंचाना पड़ेगा, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तब जाके ये एमडेश सॉलिड के रूप में यहां पे सिस्टम से बाहर निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा तो जाके ये एमडेश को इसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से रिप्लेस कर सकता है। इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है, ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा। तो अगर मेटल ऑक्सीडाइज हो सकता है या इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर ज्यादा होगा, क्योंकि जिसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी होती है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, ज्यादा। अगर इस पर्टिकुलर मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एमडेश से अगर ज्यादा है तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा सकती है और ये गिवन मेटल सॉल्ट में से इस एमडेश मेटल को रिप्लेस कर सकता है। केवल क्या होना चाहिए, मेटल की प्रॉपर्टी होनी चाहिए ऑक्सीडाइज होने की, और उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होना चाहिए, ज्यादा। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की अगर बात करूं मैं, तो मेटल एम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किससे ज्यादा होना चाहिए, मेटल डैश से। यहां से भी रिलेट हो गया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर ज्यादा है तो इसकी रिड्यूसिंग पावर क्या होगी, ज्यादा। ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, सीरीज में देखो आप, तो ऊपर वाले मेटल्स का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, नीचे वाले मेटल्स का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, कम। तो इसका एक ही मीनिंग हुआ कि ऊपर वाली जो मेटल्स हैं ये नीचे वाले मेटल्स को इनके सॉल्ट सॉल्यूशन में से रिप्लेस कर सकता है। लेकिन अगेन बात यही है कि इस तरीके से याद नहीं करना है, याद कंसेप्ट की तरीके से करना है, क्योंकि ये सीरीज तो अपने पास रिवर्स ऑर्डर में भी लिखी जा सकती है। तो कंसेप्ट अपने पास क्या बना कि जिस भी मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो लोअर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाली मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से रिप्लेस कर सकती है। तो पॉइंट लिख लेते हैं, मेटल विद हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, हायर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैन रिप्लेस अदर मेटल with lower standard oxidation potential from its salt solution.
हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाली मेटल लोअर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाली मेटल के सॉल्ट में से उसे रिप्लेस कर सकती है। साथ ही साथ एक बात और देखना, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि मेटल्स की जो रिएक्टिविटी है उसके ऑर्डर में लिखो, और रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको देना है एक्वस स्टेट में। ठीक है, तो मेटल एक्वस स्टेट में क्या करेगा, मेटल की टेंडेंसी क्या होती है इलेक्ट्रॉन देने की, तो मेटल से क्या बन जाएगा, मेटल प्लस या मेटल 2 प्लस या मेटल 3 प्लस, जो भी है, जितना उसका वैलेंसी है उसी के हिसाब से उसका कैटायन बन जाएगा। मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन देने की, तो जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो मेटल्स के बारे में अगर रिएक्टिविटी की बात की जाए एक्वस सॉल्यूशन में, तो रिएक्टिविटी कैसी होगी, जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी। और अगर आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है इसका मतलब आसानी से ऑक्सीडाइज हो सकता है। आसानी से ऑक्सीडाइज हो सकता है मतलब उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा। जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा बहुत आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, बहुत आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाएगा मतलब इलेक्ट्रॉन दे देगा, और यही मेटल की प्रॉपर्टी होती है। इसी के बेसिस पे उसका रिएक्टिविटी आप दे सकते हैं। सही है, दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई कि मेटल की रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, साथ ही साथ कौन सा मेटल कौन सी मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से रिप्लेस कर सकता है। कौन सा मेटल रिप्लेस कर सकता है, मेटल विद हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैन रिप्लेस अदर मेटल विद लोअर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सिंपल है, इसी के ऊपर बेस्ड अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन अपने पास है, 3 मेटल मैंने यहां पे दे रखी है, 3 मेटल की इलेक्ट्रोड दे रखी है, और आपसे ये पूछा है कि इन 3 मेटल की इलेक्ट्रोड में से कौन सी ऐसी मेटल है जो बाकी 2 को रिप्लेस कर सकती है। और रिप्लेस कहां से करना है, सॉल्ट सॉल्यूशन में। तो मेटल अपने पास क्या दे रखा है, एक तो आयरन दे रखा है, एक कॉपर दे रखा है और जिंक दे रखा है, और इन तीनों के लिए कुछ पर्टिकुलर इक्वेशन बना के दे रखी है, और उस इक्वेशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू दे रखा है। इक्वेशन क्या बनाई है इन्होंने, Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, जिंक 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और इन तीनों इक्वेशन के लिए E0 का वैल्यू रिपोर्ट किया गया है। E0 दे रखा है 0.44 माइनस 0.337, और ये दे रखा है 0.76 वोल्ट। क्वेश्चन सिंपल है, विच मेटल कैन रिप्लेस अदर 2 मेटल फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन तो कौन सा मेटल ज्यादा रिप्लेस कर सकता है दूसरी मेटल्स को, जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव हो। रिएक्टिव का मतलब हो गया कि उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होना चाहिए, ज्यादा। तो अब देखा जाए तो यहां पे ये जो पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है, या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है, कौन सी दे रखी है, ऑक्सीडेशन वाली या रिडक्शन वाली, देख लेते हैं। मेटल सारी की सारी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है मतलब ऑक्सीडेशन का फिनोमिना यहां पे दिखाया गया है, ऑक्सीडेशन का फिनोमिना दिखाया गया है, तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिपोर्ट किया गया है। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, जिंक का। तो जिंक का अगर ये ज्यादा है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसका मतलब है कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, और जिंक इन दोनों मेटल के सॉल्ट में से इन दोनों मेटल्स को रिप्लेस कर सकती है। मेटल विद हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैन रिप्लेस मेटल विद लोअर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। यही पढ़ा है अपन ने। साथ ही साथ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से अगर देखना चाहे तो वहां से भी आंसर आ जाएगा। अगर हमें यह वैल्यूज नहीं दिया हुआ है तो जिंक हो गया, आयरन हो गया और कॉपर हो गया। ये कॉपर है, ये जिंक है, ये आयरन है। सबसे ऊपर कौन है, जिंक। सबसे ऊपर जिंक है मतलब जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, ज्यादा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है मतलब ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, आसानी से ऑक्सीडाइज हो सकता है, और इन दोनों को इलेक्ट्रॉन देके इनके सॉल्ट सॉल्यूशन में से रिप्लेस कर सकता है। तब भी आंसर क्या आता है अपने पास, जिंक। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से भी देख सकते हैं, और अगर हम चाहें तो जो कंसेप्ट अपन ने पढ़ा है उस कंसेप्ट से भी आंसर आएगा। ठीक है। थर्ड एप्लीकेशन अपने पास है कि कौन सा ऐसा मेटल हो सकता है जो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करने पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर सकता है।
इसको अपन इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं कि लेट अस से कि कोई मेटल एम है, ये डाइल्यूट एसिड या फिर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जैसे मान लो कि HCl के साथ रिएक्ट करने पर हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करे। सीधा दिख रहा है कि इस HCl में से मेटल को H+ को रिप्लेस करना है, तो मेटल का खुद का क्या बन जाएगा, क्लोराइड, मतलब मेटल सॉल्ट। अब बताओ ये कब हो सकता है? तो आप इक्वेशन को थोड़ा सा डीपली ऑब्जर्व करो। HCl के अंदर क्या H+ है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, कोई इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो ये कहां चला जाएगा, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या बना लेगा ये, हाइड्रोजन गैस। अगर H+ को ये मेटल इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। मेटल को इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, मतलब मेटल को ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा, और मेटल को अगर ऑक्सीडेशन होगा मतलब उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होना चाहिए, ज्यादा। तो सिंपल अपने पास यहां पे कंसेप्ट बन के आ गया कि कोई भी ऐसा मेटल जो H+ को इलेक्ट्रॉन दे सके, इसका मतलब है कि कोई भी ऐसा मेटल जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज्यादा हो, वो हाइड्रोजन को यहां पर इलेक्ट्रॉन दे सकता है और हाइड्रोजन गैस बना सकता है। तो क्या हो गया, मेटल विद हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देन H2 कैन रिप्लेस और कैन लिबरेट H2 gas on reaction with dilute acid और concentrated acid। डाइल्यूट एसिड के साथ मेटल एम रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस निकाल सकता है। केवल कब निकाल सकता है, जब मेटल H+ को इलेक्ट्रॉन देने की औकात रखता हो। इलेक्ट्रॉन देने का मतलब हो क्या, ऑक्सीडाइज होना चाहिए, और ऑक्सीडाइज होना चाहिए इसका मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो, ज्यादा। किससे ज्यादा हो, हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन ये रहा, इससे ऊपर अगर जाएंगे तो ऊपर क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा। तो ऊपर वाले मेटल्स का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो ये सारी की सारी मेटल्स किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस दे सकता है। ये थर्ड अपने पास हो गया। अब इसके ऊपर क्वेश्चन भी क्या बना है, क्वेश्चन क्या ही बन सकता है कि 4 मेटल दे दूं मैं आपको, और 4 मेटल देके ये पूछो कि कौन सी हाइड्रोजन के साथ, कौन सा डाइल्यूट एसिड में से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को निकाल सकता है। तो वही निकाल पाएगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, हाइड्रोजन से ज्यादा, या इस पर्टिकुलर सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर होना चाहिए। फिर बता रहा हूं, हाइड्रोजन से ऊपर होना चाहिए, हाइड्रोजन से नीचे होना चाहिए। इस तरीके से याद नहीं करना है क्योंकि सीरीज रिवर्स भी हो सकता है। याद कैसे करना है, कंसेप्ट वाइज। तो वही रिप्लेस कर पाएगा हाइड्रोजन को जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा। अब इसमें क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है अपने पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड, कौन कौन सा ऑक्साइड दे रखा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड कैन बी रिड्यूस्ड बाय हाइड्रोजन गैस। अब कंसेप्ट अपने को ही डेवलप करना पड़ेगा कि कौन सा हाइड्रोजन गैस से रिड्यूस हो सकता है। तो जैसे मान लो कि मैं इक्वेशन लिखूं, हाइड्रोजन गैस और कोई मेटल का ऑक्साइड, तो मेटल इसमें कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, +2 में। ठीक है, मेटल का अगर वैलेंसी +1 वाला है तो किस में हो सकता है, +1 में हो सकता है। फिलहाल मैंने MO तो मेटल को लिख दिया +2 में, मान लो तुम। ये इसको रिड्यूस करना चाहिए, तो रिड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस मेटल को इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। इस मेटल को हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे सकता है या नहीं दे सकता है। तो अगर हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे मतलब हाइड्रोजन क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज होगा तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर इस मेटल से ज्यादा हो सकता है तो इस मेटल ऑक्साइड में से वो मेटल को रिप्लेस कर सकता है। तो बताइए हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कौन सी मेटल से ज्यादा है, सोडियम ये इधर है, उसके बाद अपने पास कौन है, Mg, Mg यहीं कहीं पे है, ये रहा Mg, और हाइड्रोजन है यहां पे, और कॉपर है इधर। ऊपर जाएंगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ता है, तो सोडियम और मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो हाइड्रोजन से ज्यादा है। इसका मतलब हाइड्रोजन सोडियम और मैग्नीशियम को तो रिप्लेस नहीं कर सकता है, लेकिन हाइड्रोजन कॉपर को तो रिप्लेस कर सकता है क्योंकि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कॉपर से ज्यादा आ रहा है।
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो जाएगा। हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो अपने इलेक्ट्रॉन को किसको दे देगा? कॉपर को। कॉपर ऑक्साइड में से इलेक्ट्रॉन खा के क्या बन जाएगा? कॉपर जीरो में चला जाएगा। तो आंसर अपने पास हो गया, कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस बहुत आसानी से रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अपन ने वापस से देख लिया और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की मेन 3 एप्लीकेशंस हैं, उनको भी देख लिया। क्या क्या एप्लीकेशंस थी? ऑक्सीडाइजिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर। सेकंड एप्लीकेशन क्या थी कि कौन सा मेटल कौन सी मेटल के सॉल्ट में से उसको रिप्लेस कर सकता है। थर्ड एप्लीकेशन क्या था कि कौन सा मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर सकता है। तीनों काफी आसान था। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास कंसेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी एंड इट्स रिलेशनशिप विद ई सेल। ठीक है, फ्री एनर्जी मतलब कि गिब्स फ्री एनर्जी, और गिब्स फ्री एनर्जी का जो फंक्शन है हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा हुआ है। गिब्स फ्री एनर्जी के फंक्शन से हम क्या कैलकुलेट करते हैं? मोस्टली हमें किससे काम होता है? डेल्टा जी से काम होता है। डेल्टा जी का मतलब क्या होता है? चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। किसी भी रिएक्शन के लिए जब डेल्टा जी की वैल्यू हमारे पास आती है तो उस डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो हो सकती है। डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो होने पर हम चाहे तो उस रिएक्शन का नेचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, या रिएक्शन इक्विलिब्रियम अचीव कर चुका है। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। ठीक है, साथ ही साथ और देखना है कि गिब्स फ्री एनर्जी का जो चेंज होता है डेल्टा जी, इसका क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ रखा है, क्या बोलते हैं इसको? मैक्सिमम यूजफुल वर्क। किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन से जितना भी मैक्सिमम यूजफुल वर्क हमारे पास आ सकता है वो कहां से निकाल सकते हैं? डेल्टा जी से। अब यहां पर वर्क कौन कर रहा है? बैटरी कर रही है। बैटरी के अंदर एक स्पॉन्टेनियसली रिएक्शन हो रहा है जिससे कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, वर्क हो रहा है। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं? मैक्सिमम यूजफुल वर्क दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय अ बैटरी और अ सेल, एक ही बात हो। तो साथ ही साथ डेल्टा जी का जो अपने पास ई सेल के साथ रिलेशनशिप आता है वो क्या है? माइनस NF ई सेल। स्टैंडर्ड स्टेट की अगर बात करें तो डेल्टा जी नॉट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? माइनस NF ई नॉट सेल। ये रिलेशन मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। एन और एफ की वैल्यू यहां पे क्या है? एन मतलब हो जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन और इन्वॉल्व इन सेल रिएक्शन, और एफ अपने पास होता है फैराडेज कांस्टेंट। कितनी वैल्यू होती है एफ की? 96500 कूलम। अच्छा, ये 96500 कूलम कहां से आता है? ये 96500 कूलम होता है अपने पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, या एक मोल में कोई भी चीज कितनी होगी? 6.023 इंटू 10⁻23। तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना पर्टिकुलरली चार्ज आएगा? 96500 कूलम। दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देख लेना। इसको बोलते हैं फैराडेज कांस्टेंट। और एन यहां पे हो गया कि कोई भी सेल रिएक्शन आपने लिखी तो कैथोडिक हाफ और एनोडिक हाफ लिखोगे, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट आपको दिखाई दे रहा है, वो वैल्यू है एन। तो अगर आपको मान लीजिए कि एन पता है, एफ पता है और ई सेल या ई नॉट सेल पता है, तो आप क्या प्रेडिक्ट करके दिखा सकते हो? डेल्टा जी का वैल्यू। डेल्टा जी का वैल्यू से आप क्या बता सकते हो? रिएक्शन का स्पॉन्टेनिटी। डेल्टा जी से बताना है, डेल्टा जी नॉट से नहीं बताना है। सही है। अब इन सारी जो अपन ने यहां पे डिराइव किया है डेल्टा जी और ई नॉट सेल के बारे में फंक्शन, इससे हमें क्या करना है कि एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना है। और वो पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जो भी मेथड हम उसमें अप्रोच करेंगे ना, उसके पहले उसका रीजनिंग देख लेते हैं कि यही मेथड अपन क्यों लगा रहे हैं। तो यहां पर हमें 2 पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज के बारे में और पता होना चाहिए, विच इज एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये सारी टर्मिनोलॉजीज हमने थर्मोडायनेमिक्स में डील कर रखी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? विच डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ सैंपल। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है?
which does not depend or independent of size of sample। सिंपल सी बात है, जैसे कि मान लो कि पानी ले लिया मैंने एक बॉटल में, बॉटल कंप्लीटली फिल है, बॉटल का जो वॉल्यूम है 1 लीटर है, पानी का डेंसिटी कितना होता है 1 ग्राम पर ml होता है या 1 किलोग्राम पर लीटर होता है। तो 1 लीटर वाटर है तो उसका मास कितना हो जाएगा 1 kg। अब मैं क्या करता हूं कि इस बॉटल में से आधा पानी निकाल के बाहर फेंक देता हूं। तो अगर मास की बात की जाए तो पहले 1 किलो पानी था, अब कितना हो गया आधा किलो। तो जैसे ही मैंने सैंपल का साइज रिड्यूस किया तो प्रॉपर्टी भी क्या हो गया कम हो गया। मतलब प्रॉपर्टी सैंपल की साइज पर डिपेंडेंट था। तो मास को क्या बोल सकता हूं मैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव की अगर बात करें तो जैसे कि मान लो कि डेंसिटी की बात करो, जब बॉटल पूरा भरा हुआ था तब भी पानी का डेंसिटी क्या था 1 ग्राम पर ml। जब बॉटल आधा भरा हुआ है तब भी पानी की डेंसिटी क्या है 1 ग्राम पर ml। तो डेंसिटी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन साइज ऑफ द सैंपल। तो डेंसिटी को अपन क्या बोल सकते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी, मास को क्या बोल सकते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो हमें क्या करना है कि डेल्टा जी मतलब कि गिब्स फ्री एनर्जी चेंज और ई सेल के बारे में देखना है कि डेल्टा जी और ई सेल क्या है एक्सटेंसिव या इंटेंसिव। डेल्टा जी और ई सेल या ई सेल की जगह और क्या हो सकता है ई नॉट सेल। डिपेंड करता है कि अपने पास स्टैंडर्ड स्टेट दिया हुआ है या कोई भी स्टेट दे रखा है। तो डेल्टा जी की अगर बात करें गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, तो ये साफ साफ नजर आ रहा है मुझे कि अगर मान लीजिए कि अपने पास रिएक्शन ज्यादा देर तक चलती है, रिएक्शन में रिएक्टेंट जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेट अस से कि रिएक्टेंट 1 किलो अब मैंने 2 किलो कर दिए, ज्यादा कर दिए, उससे भी ज्यादा कर दिए। तो रिएक्टेंट जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा वो रिएक्शन पर्टिकुलरली ज्यादा देर तक चल सकता है। और उस रिएक्शन में अगर फ्री एनर्जी रिलीज हो रही है तो ज्यादा ही रिलीज होगी, बिकॉज आप रिएक्शन ही ज्यादा करवा रहे हो। तो डेल्टा जी अपने पास कैसा हो गया एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। लेकिन ई सेल या ई नॉट सेल अपने पास कैसा होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये भी देखेंगे अभी अपन। इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है ई सेल या ई नॉट सेल। किस तरीके से, जैसे कि मान लो कि मैं एक सेल का डायग्राम बना देता हूं ना, और उस सेल के डायग्राम बनाने के बाद अपन देखते हैं कि ई सेल या ई नॉट सेल साइज ऑफ द सैंपल पर डिपेंड करता है नहीं करता है। तो वही डेनियल सेल बना लेता हूं, या जिंक की रॉड ले लेता हूं मैं, या वोल्ट मीटर या बल्ब कुछ भी लगाना है लगा दो, या कॉपर की रॉड ले लो, और इधर मेरे पास क्या है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किसका है ZnSO4 का है, एक्वस है, और इधर किसका है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, एक्वस है। बीच में सॉल्ट ब्रिज लगा देते हैं ताकि सेल कंटिन्यूअसली वर्क करता रहे, बिकॉज दोनों हाफ सेल में इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी मेंटेन करना हर टाइम पे नेसेसरी है। अब बताना यहां पे कि यहां से जो भी अपने पास ई सेल निकल के आ रहा है क्या वो सैंपल की साइज पे डिपेंड करता है क्या? कभी भी नहीं, क्योंकि मैंने आज तक डेनियल सेल में इस सैंपल का साइज रिपोर्ट नहीं किया है। आज तक कभी भी ऐसा नहीं बोला है अपन ने कि ये जो रॉड है ये 1 किलो की लेनी या 2 किलो की लेनी है ना, साइज की बात कर रहे हैं, या आधा किलो की रोड ले या 10 किलो की रोड ले। कभी भी ऐसा नहीं बोला अपन ने कि इस कंटेनर के अंदर ये जो सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन 2 लीटर का लेना है या 10 लीटर का लेना है या 20 लीटर का लेना है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, साइज ऑफ सैंपल की बात करी नहीं है, हमेशा किसकी बात करी है कॉन्सेंट्रेशन की बात करी है, सी। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि यहां पर सॉल्यूशन 2 लीटर की जगह 10 लीटर ले लिया जाए और रॉड 2 किलो की जगह 10 किलो की कर दी जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेल यही रहेगा, सेल यही रहेगा। तो इस सेल का क्या होगा ई सेल या स्टैंडर्ड स्टेट की बात करेंगे तो ई नॉट सेल की वैल्यू क्या आएगी सेम आएगी। ई नॉट सेल या ई सेल की वैल्यू अगर सेम आएगी तो उसको क्या बोलेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब फिर आप में से कोई ये सोच रहा है कि सर आप पहले बताए थे कि कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर ये सब चेंज करने से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू चेंज हो जाता है। इन दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू अगर चेंज होगा तो दोनों का डिफरेंस ई सेल का वैल्यू भी चेंज हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप सही से देखो कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, आप फैक्टर्स को चेंज कर रहे हो, साइज ऑफ द सैंपल को चेंज नहीं कर रहे हो। फैक्टर्स बिल्कुल भी चेंज नहीं होने चाहिए। एक्सटेंसिव या इंटेंसिव का रिलेशन केवल सैंपल की साइज पे होता है। तो अगर आप यहां पर कॉन्सेंट्रेशन 1 से 2 कर देते हो ना,
तो आपने एक्चुअली यहां पे कुछ ऐसा ही फैक्टर चेंज कर दिया है जिसकी वजह से ई सेल का वैल्यू चेंज होगा, बिकॉज वो सैंपल की बात नहीं है। आप यहां पर सैंपल पहले भी 1 लीटर ले लो, बाद में भी 1 लीटर ले लो, लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दिया तो सैंपल ही सेम नहीं है। हो तो सैंपल आपको कैसा रखना है, सेम रखना है, लेकिन केवल साइज की बात है, साइज कम ज्यादा करनी है। तो अगर मान लीजिए कि पहले भी यहां पर सैंपल की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है और बाद में भी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है, तो ई सेल की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, चाहे पहले ये 1 लीटर सॉल्यूशन ले लें, चाहे बाद में ये 10 लीटर सॉल्यूशन ले लें। साइज आप कितना भी कम ज्यादा कर लो, लेकिन ई सेल या ई नॉट सेल की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर अगर आप चेंज करोगे तो ये वैल्यू चेंज होगी, बट दैट इज नॉट इन द डेफिनेशन ऑफ एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। अगली बात क्या आती है कि एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी मैंने देख लिया, डेल्टा जी अपने पास कैसा हो गया एक्सटेंसिव, ई सेल या ई नॉट सेल कैसा होता है इंटेंसिव। तो एक बात बताना, जैसे कि अपन ने थर्मोडायनेमिक्स में किया ही है कि जैसे मान लो कि ए से बी गया और डेल्टा एच का वैल्यू यहां पे कितना है 50, तो 1 मोल ए 1 मोल बी में कन्वर्ट हो रहा है, तो कितना एनर्जी यहां पे कंज्यूम हो रहा है 50। तो अगर मान लो इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो 2a अब किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2b में, ज्यादा रिएक्शन हो रही है, तो यहां पर डेल्टा एच का वैल्यू कितना आ जाता है बेटा 2 × 50 100, बिकॉज एंथैल्पी चेंज इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ज्यादा रिएक्शन करवाओगे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी या ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, यहां देनी पड़ रही है। तो क्या पता लगा कि जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, जैसा कि एंथैल्पी चेंज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, इंटरनल एनर्जी चेंज, एंट्रोपी चेंज, सबके सब एक्सटेंसिव है। अगर आप रिएक्शन ज्यादा करवाओगे, सैंपल की साइज बढ़ा दोगे, तो एंथैल्पी भी ज्यादा रिलीज होगी, या गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज है वो भी ज्यादा हो जाएगा। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि एक्सटेंसिव या इंटेंसिव प्रॉपर्टी को किसी भी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, किसी भी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड किया जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि सैंपल ऑफ साइज को आप क्या कर रहे हो। यहां मैंने सैंपल डबल कर दिया तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या हो गया, डबल। और अगर मान लो कि मैं सैंपल आधा कर दूं, कम रिएक्शन करवाऊं, तो एनर्जी यहां केवल कितनी रिलीज होगी 25, सॉरी कितनी देनी पड़ेगी 25, क्योंकि डेल्टा एच मैंने किस में लिखा हुआ है, पॉजिटिव में। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी सैंपल की जो साइज है उसके हिसाब से चेंज हो जाती है। अगर रिएक्शन की बात करूं मैं, और रिएक्शन को मैं डबल कर दूं, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डबल। रिएक्शन को आधा कर दूं तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आधी। लेकिन इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में आप ऐसा नहीं कर सकते। सैंपल का साइज चाहे कितना भी बड़ा हो, सैंपल का साइज चाहे कितना भी छोटा हो, इंटेंसिव प्रॉपर्टी चेंज नहीं होता है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज। ठीक है, तो अगर मान लो कि ए से बी अपन जा रहे हैं और ये रिएक्शन अपन सेल में करवा रहे हैं, तो सेल में करवा रहे हैं तो उसके लिए किसकी वैल्यू आ सकती है, ई सेल की। तो यहां पर ए से बी अगर मैंने रिएक्शन लिखा है और ई सेल का वैल्यू है लेट अस से कि ई सेल, तो ये रिएक्शन अगर मैं 2a से 2b भी लिख दूं, तब भी यहां पर ई सेल का वैल्यू क्या होगा, ई सेल, डबल नहीं हो जाएगा। या इसके सामने हाफ लगा दो तब भी ई सेल का वैल्यू पुराने के जितना ही रहेगा, हाफ नहीं होगा, डबल नहीं होगा, बिकॉज ई सेल और ई नॉट सेल इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अच्छी बात है। तो ये दोनों पॉइंट हम लिख लेते हैं, और इन दोनों पॉइंट्स को यूटिलाइज करते हुए हम एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट्स क्या है अपने पास, डेल्टा जी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, देयरफॉर it can be added or subtracted for a number of reaction। सही है, एक से ज्यादा रिएक्शन है, जैसे मान लो कि ए से बी जा रहे हैं, डेल्टा जी का वैल्यू है 50, बी से सी जा रहे हैं, डेल्टा जी का वैल्यू है -25। तो बताइए ए से सी जाने का डेल्टा जी का वैल्यू आप निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिकॉज डेल्टा जी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। साथ ही साथ जो डेल्टा जी होता है या गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज होता है, वो कैसा फंक्शन होता है, स्टेट फंक्शन होता है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, स्टेट फंक्शन होता है। स्टेट फंक्शन का मतलब क्या होता है कि आपको इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे जाना है, तो किसी भी रास्ते से जाओ लेकिन वैल्यू आपको समान ही मिलेगी।
तो जाना तो ए से सी है, तो ए से सी डायरेक्ट जाओ या फिर ए से पहले बी पे जाओ और बी से बाद में सी पे जाओ, दोनों रास्तों से आपको डेल्टा जी की वैल्यू क्या मिलने वाली है, सेम मिलने वाली है। तो यहां से डेल्टा जी का वैल्यू कितना मिलेगा आपको 25। किसी भी पर्टिकुलर नंबर ऑफ रिएक्शंस के लिए डेल्टा जी की वैल्यू को एड या सब्सट्रैक्ट किया जा सकता है बिकॉज इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सेकंड, ई सेल और ई नॉट सेल, यहां पे मैं डेल्टा जी नॉट भी लिख सकता हूं, कैन नॉट बी एडेड और subtracted for a number of reaction। मीनिंग क्या हुआ कि ए से अगर बी जा रहे हैं और ई सेल का वैल्यू है लेटर से कि 0.3 वोल्ट, बी से सी जा रहे हैं, ई सेल का वैल्यू है 0.8 वोल्ट, तो ए से सी अगर जाएंगे, ए से सी अगर एक नया रिएक्शन करवाऊंगा मैं, तो इस ए से सी जाने के लिए ई सेल का वैल्यू कितना आएगा, वो इन दोनों पर्टिकुलर रिएक्शन को जोड़ के और ई सेल का वैल्यू 1.1 वोल्ट होगा, ये नहीं बोल सकते, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा, बिकॉज ई सेल इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो इसको पर्टिकुलरली नंबर ऑफ रिएक्शंस के लिए ऐड नहीं कर सकते हैं, डेल्टा जी को पर्टिकुलरली नंबर ऑफ रिएक्शंस के लिए ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एक और चीज, अगर रिएक्शन को मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करता हूं तो डेल्टा जी का वैल्यू भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ई सेल का वैल्यू हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड, डेल्टा जी वैल्यू कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय ए नंबर based on given reaction। गिवन रिएक्शन के हिसाब से आप डेल्टा जी की वैल्यू को या डेल्टा जी नॉट की वैल्यू को एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, अगर आपके पास रिएक्शन में ऐसा किया गया है तो। लेकिन ई सेल या ई नॉट सेल में आप नहीं कर सकते। बट ई सेल और ई नॉट सेल रिमेन्स कांस्टेंट। जैसे मान लो कि इक्वेशन लिख लेता हूं, ए से बी जाना है, इसके लिए डेल्टा जी का वैल्यू है 50। तो अगर मान लो कि नई रिएक्शन मैंने लिख दी 2A से 2B, रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया डबल टाइम या ज्यादा समय के लिए या ज्यादा सैंपल के साथ में रिएक्शन करवाना चाहता हूं, तो ज्यादा सैंपल के लिए रिएक्शन करवाऊंगा तो क्या होगा, ज्यादा गिब्स फ्री एनर्जी रिलीज होगा। तो डेल्टा जी का वैल्यू यहां पे कितना हो जाएगा, 50 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 100। और अगर ए से बी जाने के लिए ई सेल का वैल्यू अगर 0.5 वोल्ट है तो 2A से 2B कर लो या हाफ ए से हाफ बी कर लो, कुछ भी कर लो, ई सेल का वैल्यू अभी भी कितना होगा, 0.5 वोल्ट, बिकॉज ई सेल इज एन इंस्टेंसिव प्रॉपर्टी एंड डेल्टा जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब क्वेश्चन आ जाता है, ये बहुत अच्छे से समझ गए अपन कि किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शंस को ऐड करके अगर डिजायर्ड रिएक्शन बनानी है तो केवल कौन सी वैल्यू ऐड कर सकते हैं अपन, डेल्टा जी का वैल्यू। ई सेल का वैल्यू कभी भी ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं करना है। सिमिलरली किसी रिएक्शन को अगर किसी सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है तो ऐसा करने पर थर्मोडाइनेमिक फंक्शन डेल्टा जी का वैल्यू तो चेंज हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ई नॉट सेल या ई सेल का वैल्यू चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन देखना आप, और इसी क्वेश्चन के लिए अपन ने ये सारा कुछ पढ़ा है, एक्सटेंसिव, इंटेंसिव और डेल्टा जी और ई सेल के बीच में रिलेशन। क्वेश्चन है अपने पास कि ई नॉट Cu2 प्लस से Cu सॉलिड का वैल्यू आपको दे रखा है x, Cu2 प्लस से 0, इसका मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो ये क्या दे रखा है आपको, रिडक्शन पोटेंशियल। नॉट लगा रखा है तो क्या दे रखा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। कॉपर 2 प्लस से कॉपर में जाने के लिए कितना दे रखा है, x। एक और दे दिया मैंने, Cu प्लस से Cu सॉलिड कितना दे रखा है, y। और आपसे पूछा है कि ई नॉट Cu2 प्लस से Cu प्लस एक्वस में जाने के लिए कितना स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा। दो वैल्यूज आपको दे रखी है, दो इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू दे रखा है और आपको थर्ड इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू निकालना है। तो इस टॉपिक का नाम क्या हो गया एक तरीके से,
calculation of electrode potential of third electrode using values of other two electrode. जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास दे रखी है उसको लिख लो। उसको लिखने के बाद हम डिजायर्ड इक्वेशन बना लेंगे। डिजायर्ड इक्वेशन बनाने के बाद ये जो ई नॉट का वैल्यू है वो भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहला इक्वेशन क्या है, Cu2 प्लस से कहां जाना है Cu, तो Cu2 प्लस क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तभी Cu सॉलिड में जाएगा और इसके लिए ई नॉट का वैल्यू आपको दे रखा है x। दूसरा रिएक्शन क्या है, Cu प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो क्या बनेगा Cu सॉलिड और इसके लिए ई नॉट का वैल्यू दे रखा है y। और डिजायर्ड रिएक्शन क्या है, इस रिएक्शन को बोल देता हूं 1, इसको बोल देता हूं 2। डिजायर्ड रिएक्शन क्या है कि Cu2 प्लस से मुझे 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करवा के Cu प्लस में जाना है और इसके लिए ई नॉट का वैल्यू क्या होगा नहीं पता, तो मैंने उसको सिंपल क्या लिख दिया, ई नॉट। तो क्या करें अपन, गिवन टू रिएक्शन से ऐड करके या सब्सट्रैक्ट करके कुछ भी करके आप डिजायर्ड रिएक्शन बनाओ। और अगर आपने डिजायर्ड रिएक्शन बना लिया तो वही ऑपरेशन है ना, जैसे भी आपने किया हो, सब्सट्रैक्ट किया हो या ऐड किया हो, जो भी ऑपरेशन आपने रिएक्शंस के ऊपर करके डिजायर्ड रिएक्शन को बनाने में किया है वही ऑपरेशन किसके लिए करना है, थर्मोडायनेमिक फंक्शंस के लिए करना है। जैसे कि अगर आपको दो रिएक्शन को ऐड करने से तीसरा बन रहा है तो उन दोनों रिएक्शन की एंथैल्पी को ऐड करने से तीसरे रिएक्शन की एंथैल्पी आ सकती है। उन दोनों रिएक्शन की गिब्स फ्री एनर्जी चेंज को ऐड करने से तीसरे रिएक्शन का गिब्स फ्री एनर्जी चेंज आ सकता है। तो अब यहां पे अपन क्या करें, ये रिएक्शन लाना है तो क्या कर सकते हैं, 1 में से 2 अगर माइनस करें तो क्या आ सकता है अपने पास, डिजायर्ड रिएक्शन आ सकता है। ठीक है, डिजायर्ड रिएक्शन देख लो, 1 में से अगर आप 2 माइनस करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन माइनस 1 इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा अपने पास, 1 इलेक्ट्रॉन। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये माइनस में आ जाएगा तो कहां चला जाएगा, इक्विलिब्रियम साइड के राइट साइड में। तो इक्वेशन बनेगा Cu2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू Cu प्लस। ऐसा करने से डिजायर्ड इक्वेशन या डिजायर्ड रिएक्शन आ सकता है। तो ये जो ऑपरेशन आपने किया है डिजायर्ड रिएक्शन को लाने के लिए, वही ऑपरेशन किस पे करना है, थर्मोडायनेमिक फंक्शंस पे। तो ई सेल पे कर देते हैं ना, तो आप क्या बोलोगे कि इसका ई सेल कितना है x, इसका कितना है y, तो डिजायर्ड का कितना हो गया बेटा x माइनस वाई। एकदम गलत, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अभी अभी मैंने सिखा के निपटाओ कि ये जो ई सेल है या ई नॉट सेल है ये कैसा प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इट कैन नॉट बी एडेड, इट कैन नॉट बी सब्सट्रैक्टेड, इट कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड और इट कैन नॉट बी डिवाइड, कुछ भी नहीं। केवल आप ये किस पे कर सकते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पे कर सकते हैं। तो ठीक है भाई, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अपने पास कौन है, डेल्टा जी, तो डेल्टा जी पे कर लेते हैं। और डेल्टा जी का रिलेशन ई सेल के साथ होता है, बिल्कुल होता है, वहां से अपने पास आंसर आ जाएगा। ई सेल मतलब कि सेल का पोटेंशियल आधे के लिए यूज करोगे तो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो बनाओ डेल्टा जी ऑफ 1 माइनस डेल्टा जी ऑफ 2 इज इक्वल टू डेल्टा जी ऑफ डिजायर्ड। सब स्टैंडर्ड स्टेट में दे रखा है तो डेल्टा जी नॉट लिख दो, सही है, स्टैंडर्ड स्टेट में ही दे रखा है, स्टैंडर्ड स्टेट में ही आपसे पूछा है। डेल्टा जी इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस एन एफ ई नॉट, माइनस एन, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है 2 और इसका ई नॉट कितना दे रखा है x, माइनस एन, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है 1, एफ होता है और इसका ई नॉट आपको क्या दे रखा है y, इज इक्वल टू डिजायर्ड का जी नॉट कितना होगा अपने पास, माइनस एन, इसमें भी कितना है 1 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाई एफ इंटू इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको कितना दे रखा है ई नॉट। उसी ई नॉट की वैल्यू आपको निकालनी है। तो कितना हो गया, ये एफ से एफ चला गया, माइनस से सारे माइनस चले गए तो कितना बच गया, ये 2x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू ई नॉट। और किसका ई नॉट आपने बताया, देख लो, Cu2 प्लस से Cu प्लस जाने का, और वही आपसे पूछा था, आंसर आ गया अपने पास 2x माइनस वाई। कोई वैल्यूज नहीं रखी है, केवल x और y की टर्म में हमने आंसर निकाल लिया है। काफी इजी था, लेकिन आपको यह पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 2 इलेक्ट्रोड की जानकारी से तीसरी इलेक्ट्रोड की जानकारी निकालने के लिए क्या सीखना पड़ा,
गिव्स फ्री एनर्जी और ई सेल के बारे में या इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल के बारे में रिलेशन, और दूसरा क्या सीखना पड़ा कि ई सेल या ई नॉट सेल इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है और डेल्टा जी या डेल्टा जी नॉट कैसा प्रॉपर्टी होता है, एक्सटेंसिव। डेल्टा जी या डेल्टा जी नॉट को ऐड या सब्सट्रैक्ट किया जा सकता है फॉर अ गिवन नंबर ऑफ रिएक्शन, लेकिन ई या ई नॉट सेल को ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास अगेन दो इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है और उन्हीं दो इलेक्ट्रोड की मदद से हमें तीसरे इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताना है। क्या क्या दे रखा है, MnO2 से Mn2+ अगर जाता है तो कितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ रहा है, स्टैंडर्ड वाला x, और MnO4- से Mn2+ जाता है तब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना आ रहा है, y। बताना क्या है कि अगर MnO4- से MnO2 तक जाए तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड वाला क्या आएगा, ठीक है। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है इस इंफॉर्मेशन को पहले तो रिएक्शंस के फॉर्म में लिखो। तो रिएक्शन अपने पास क्या हो गया, यहां से MnO2 से Mn2+, चाहे तो कंप्लीट रिएक्शन लिखो और चाहे तो केवल Mn की टर्म्स में लिख लो, क्योंकि Mn का ही ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे चेंज हो रहा है। Mn ही या तो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या Mn ही इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो कंप्लीट रिएक्शन लिख के बैलेंस करोगे तब भी वही आंसर आएगा, और अगर आप चाहो तो केवल Mn की टर्म में लिखोगे तब भी वही आंसर आएगा। तो Mn किस में, +4 में, किस में चला गया, +2 में। Mn +4 से कहां चला गया बेटा, Mn+2 में। तो कितने इलेक्ट्रॉन इसने खाए होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। इसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0 की वैल्यू दे रखी है x। अगला देखिए Mn+7 से कहां जा रहा है, +2 में। MnO4- में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +7। तो Mn+7 से कहां चला गया, +2 में। इसके लिए E0 का वैल्यू कितना दे रखा है, y। कितने इलेक्ट्रॉन इसने खाए होंगे, 5। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। और डिजायर्ड इक्वेशन क्या है, Mn+7 से कहां भेजना है, Mn+4 में। तो Mn+7 +3 इलेक्ट्रॉन और इससे जाना है Mn+4 में। अब बताइए डिजायर्ड इक्वेशन आप इक्वेशन 1 और 2 से कैसे ला सकते हो, जिस भी तरीके से लाओगे, जो ऑपरेशन करके डिजायर्ड इक्वेशन लाओगे वही ऑपरेशन अपन किसके ऊपर कर सकते हैं, थर्मोडायनेमिक फंक्शंस के ऊपर, जैसे कि एंथैल्पी, गिव्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी और इंटरनल एनर्जी। ई सेल या ई नॉट सेल के ऊपर नहीं करना है। तो क्या हो गया, साफ साफ दिख रहा है कि Mn7+ इधर ही रखना है, मतलब 2 को तो यही रखना है। तो 1 वाली इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, ये दोनों कट जाएंगे, ये इधर आ जाएगा। 5 - 2 इलेक्ट्रॉन कितना बचेगा, 3, मतलब कि इक्वेशन डिजायर्ड वाला बन जाएगा। तो 2 - 1 इज इक्वल टू डिजायर्ड इक्वेशन। ये जो ऑपरेशन किया इसी को थर्मोडायनेमिक फंक्शन डेल्टा जी पे कर देते हैं। तो डेल्टा G0 ऑफ 2 माइनस डेल्टा G0 ऑफ 1 इज इक्वल टू डेल्टा G0 ऑफ डिजायर्ड इक्वेशन। डेल्टा जी क्या होता है, -NFE, और डेल्टा G0 क्या होता है, -NFE0। करो तो माइनस, सेकंड रिएक्शन के लिए n कितना है, 5f। इसके लिए E0 का वैल्यू कितना है, y, माइनस NF। इसके लिए n कितना है, 2f, और E0 का वैल्यू कितना है, x इज इक्वल टू माइनस डिजायर्ड इक्वेशन में n कितना अपने पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 इंटू f इंटू इसका E0 अपन मान लेते हैं E0। तो ये माइनस से माइनस सारे चले गए, एफ से एफ चले गए, तो कितना बचा बेटा, ये 5y - 2x डिवाइडेड बाई 3 दैट इज इक्वल टू E0 ऑफ डिजायर्ड इक्वेशन। तो MnO4- से MnO2 अगर जाना है तो उसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5y - 2x डिवाइडेड बाई 3। तो आपने अभी तक क्या देख लिया, गिव्स फ्री एनर्जी का और ई सेल के बीच में रिलेशन देख लिया, कौन सा एक्सटेंसिव है कौन सा इंटेंसिव है ये देख लिया। साथ ही साथ दो इलेक्ट्रोड से थर्ड इलेक्ट्रोड का अगर वैल्यू आपको बताना है तो किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो आपने देखा है। डेल्टा जी की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ई सेल या ई नॉट सेल की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। अगली बात आती है कि आपको सेल पोटेंशियल निकालना आता है क्या, सेल पोटेंशियल निकालना आता है क्या। तो आप बोलोगे कि सर सेल पोटेंशियल निकालना तो हम काफी पहले सीख चुके हैं, ठीक है ना। कितना होता है सेल पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अच्छी बात है। और सेल पोटेंशियल अगर स्टैंडर्ड स्टेट पे निकाला जाए तो उसको क्या बोलेंगे, ई नॉट सेल। ई नॉट सेल कितना होता है,
SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड। ठीक है, अब दिक्कत क्या है देखना कि अगर आपको E0 सेल बताना है तो आपको क्या पता होना चाहिए, E0 किसका, कैथोड का, किसकी टर्म में, रिडक्शन की टर्म में। और क्या बताया जाएगा, एनोड का E0 किसकी टर्म में, रिडक्शन की टर्म में। यह वैल्यूज हमें गिवन होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, ये वैल्यूज दे रखी हैं। तो किसी भी दो इलेक्ट्रोड को चूज करके आप गैल्वेनिक सेल बना लो और उस गैल्वेनिक सेल का E0 सेल कितना होगा पता चल जाएगा। बात यहां पे आती है कि ई सेल अगर आपको बताना है, स्टेट चेंज हो गया, स्टैंडर्ड स्टेट नहीं है, तो यहां पर भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नहीं होगा, केवल क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल। किसका होगा बेटा, कैथोड का। और किसका होगा, एनोड का। लेकिन कैथोड और एनोड का जो भी आपने कंडीशन ले रखा है, लेटर से कि 0.01 मोलर इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन ले रखा है, प्रेशर ले रखा है लेटर से कि 0.5 एटीएम, टेम्परेचर ले रखा है मान लो कि 400 केल्विन, कोई भी आपने स्टेट के लिए वेरिएबल चेंज कर दिए, तो उस पर्टिकुलर स्टेट में कैथोड या एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, ये अगर आप बता पाओगे तभी तो इन दोनों को माइनस करके क्या बता पाओगे, ई सेल। लेकिन यही नहीं पता, वेरिएबल चेंज करने से, टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से रिडक्शन पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा नहीं पता। ये नहीं पता तो ई सेल का वैल्यू तो नहीं आ सकता। तो यहीं से अपना पास किसकी जरूरत आ जाती है, नर्स्ट इक्वेशन की। नर्स्ट इक्वेशन क्या करता है, हमें किसी भी सेल का पोटेंशियल बताता है एट एनी स्टेट, टेम्परेचर, प्रेशर या फिर कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी हो, ये हमें चाहे तो ई सेल का वैल्यू बता सकता है। और E0 सेल का वैल्यू तो आप कभी भी बता सकते हो। E0 सेल का वैल्यू कोई चेंज कर भी नहीं सकता है। क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि E0 सेल के लिए आपको क्या चाहिए होता है, SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड। और किसी भी इलेक्ट्रोड का किसी ने अगर एक बार स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लिया तो वो चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि उसका नाम ही क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड स्टेट, आप स्टेट चेंज नहीं कर रहे हो तो रिडक्शन पोटेंशियल क्यों चेंज होगा। तो एक बार SRP की वैल्यू अगर आ गई ना, उसको कोई चेंज नहीं कर पाएगा। ये वैल्यूज हमेशा फिक्स होंगी, इसीलिए E0 सेल हमेशा ही फिक्स होगा। चेंज क्या हो सकता है, ई सेल। अब ई सेल अपन कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए इक्वेशन डेवलप करते हैं। इक्वेशन को बोलते हैं नर्स्ट इक्वेशन। क्या करता है, यूटिलाइज्ड टू नो सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल मतलब ई सेल एट डिफरेंट स्टेट। डिफरेंट स्टेट का मतलब क्या हो गया कि टेम्परेचर, प्रेशर या कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू चेंज कर दी जाए तो उस समय सेल का पोटेंशियल मतलब कि ई सेल क्या आएगा। ठीक है भाई। अब अगेन ये जो ई सेल है या E0 की वैल्यू है, इसका रिलेशन अपने पास किसके साथ होता है, डेल्टा जी के साथ। तो उसी पर्टिकुलर थर्मोडाइनमिक इक्वेशन को यूज करते हुए नर्स्ट इक्वेशन डेवलप करेंगे। तो थर्मोडाइनमिक इक्वेशन अपने पास क्या होती है, डेल्टा जी की। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा G0 प्लस RT/ln/Q। याद आ रहा है ये, अभी तक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कहीं डिस्कस नहीं किया ये इक्वेशन, लेकिन थर्मोडाइनमिक्स में ये इक्वेशन होता है। और ये जो डेल्टा जी है ना, इसी डेल्टा जी की वैल्यू ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू 0 से अपन को क्या पता चलता है, स्पॉन्टेनिटी। कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, इक्विलिब्रियम पे। डेल्टा जी का वैल्यू 0 होता है तो इक्विलिब्रियम, लेस देन 0 मतलब कि स्पॉन्टेनियस, और ग्रेटर देन 0 मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस। कहीं यूज भी किया था अपन ने। डेल्टा G0 की वैल्यू से ये सब नहीं पता चलता है, अभी से मन में बैठा लेना। थर्मोडाइनेमिक्स में भी खूब बताएगी अपन को कि डेल्टा जी की वैल्यू पे डिपेंड करता है ये। अगेन डेल्टा जी का रिलेशन अपने पास किसके साथ होता है, ई सेल के साथ या E0 सेल के साथ होता ही है। तो बताइए डेल्टा जी की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, माइनस NF ई सेल। डेल्टा G0 की जगह क्या लिख सकता हूं, माइनस NF E0 सेल प्लस RT/ln/Q। R क्या है, गैस कांस्टेंट, T क्या है, टेम्परेचर केल्विन में, और Q क्या है अपने पास, रिएक्शन क्वोशेंट। कौन सी रिएक्शन, सेल का रिएक्शन। और रिएक्शन क्वोशेंट Q का मतलब क्या होता है, रिएक्शन के लिए एक तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, एक रिएक्शन क्वोशेंट होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कब आता है,
जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन पुट की जाती है, और जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में कोई भी कॉन्सेंट्रेशन पुट की जाए तब क्या आता है अपने पास, Q वैल्यू आता है। माइनस NF से डिवाइड कर दिया तो क्या आ जाएगा, E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस RT डिवाइडेड बाई NF ln Q। ln की जगह log 10 का बेस अगर ले लिया तो 2.303 आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.303 RT डिवाइडेड बाई NF log 10 का बेस Q। और इन सब में अगर वैल्यूज पुट कर दी जाए, R का वैल्यू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, टेम्परेचर का वैल्यू नॉर्मली अपन कितना पुट करते हैं 298 केल्विन 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। वैसे टेम्परेचर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन यूजुअली 99% केस में आपको 298 केल्विन ही मिलेगा, तो पहले से ही मल्टीप्लाई करके रख लेते ताकि बाद में सुविधा हो। फेराडेज कांस्टेंट कितना होता है 96500 कूलाम, तो ये सारा मिला के कितना आता है 0.0591 डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इन्वॉल्व्ड इन सेल रिएक्शन। वो तो नहीं पुट कर सकते क्योंकि सेल रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन को इन्वॉल्वमेंट होगा वो तो सेल रिएक्शन लिखने के बाद ही पता चलेगा, मल्टीप्लाइड बाय log 10 का बेस Q। इस रिएक्शन को बोलते हैं अपन नर्स्ट इक्वेशन। ध्यान से देख लो इस रिएक्शन को, E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाइड बाय log 10 पे बेस है Q। सही है। अब देख लो इसमें आसान हो गया कि आपको कोई भी टेम्परेचर दिया जाए, कोई भी प्रेशर दिया जाए, कोई भी कॉन्सेंट्रेशन दी जाए, उसके लिए अगर आपको E सेल निकालना है तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, जो भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी इलेक्ट्रोड की उससे क्या निकालोगे, E नॉट सेल। फिर क्या करोगे, जो सेल आपको बना के दे रखा उस सेल की रिएक्शन लिखना पड़ेगा। सेल की रिएक्शन क्यों लिखनी पड़ेगी, क्योंकि सेल की रिएक्शन लिखोगे तभी आपको क्या पता चलेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और तभी आपको क्या पता चलेगा, रिएक्शन क्वोशिएंट Q पता चलेगा। एक नोट यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि ये जो रिएक्शन आपने यहां पे लिखा है नर्स्ट इक्वेशन, ये नर्स्ट इक्वेशन किसके लिए वैलिड है, ये पूरे गैल्वेनिक सेल के लिए वैलिड है या किसी हाफ सेल किसी इलेक्ट्रोड के लिए वैलिड है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नर्स्ट इक्वेशन इज वैलिड फॉर बोथ हाफ सेल, मतलब कि किसी इलेक्ट्रोड की बात करें अगर, एंड कंप्लीट गैल्वेनिक सेल, मतलब कि दो इलेक्ट्रोड को अगर मिला दें तो गैल्वेनिक सेल ही बनेगा। गैल्वेनिक सेल के ऊपर क्वेश्चन आए तो भी नर्स्ट इक्वेशन लगा सकते हैं, या हाफ सेल के ऊपर क्वेश्चन आए तो भी नर्स्ट इक्वेशन लगा सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं अपन यहां पे, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं नर्स्ट इक्वेशन का यूटिलाइजेशन करना है। तो जो सेल अपन को आता है ना सबसे सिंपल वाला डेनियल सेल, आप ऐसा करो कि डेनियल सेल के लिए ही ई सेल का एक्सप्रेशन निकाल दो। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अभी वैल्यूज पुट नहीं करनी है, केवल एक्सप्रेशन की बात करनी है। तो फाइंड ई सेल एक्सप्रेशन फॉर डेनियल सेल। डेनियल सेल में क्या होता है बेटा, कॉपर और जिंक वाला इलेक्ट्रोड होता है। तो डेनियल सेल बना देता हूं, छोटा सा बनाऊंगा, बहुत छोटे से कंटेनर है, यहाँ जिंक वाला इलेक्ट्रोड है, यहाँ कॉपर वाला है, यहाँ जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है, बीच में सॉल्ट ब्रिज वगैरह है, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है, दोनों इलेक्ट्रोड को वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दिया, डेनियल सेल बन गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसके लिए ई सेल का रिएक्शन बताना है। ठीक है भाई, अच्छी बात है। तो क्या हो गया, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाई NF log Q। यह वैल्यू हमेशा क्या होगी बेटा, फिक्स, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रोड हो उस इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फिक्स होता है, क्योंकि वो रिडक्शन पोटेंशियल आप एक स्टैंडर्ड स्टेट पे निकालते हो, स्टेट चेंज नहीं करोगे तो रिडक्शन पोटेंशियल चेंज कैसे हो जाएगा। तो बताइए ई नॉट सेल का वैल्यू क्या है, क्या होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस एनोड। कैथोड किसका बेटा, कॉपर वाला, एनोड किसका है, जिंक वाला। कॉपर वाला कैथोड है, तो कैथोड का एसआरपी क्या होगा, ई नॉट। रिडक्शन के टर्म में लिखना है, मतलब क्या लिखना पड़ेगा, कॉपर 2+2 कॉपर। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, एनोड किसका है, जिंक वाला,
ई नॉट, और रिडक्शन की टर्म में लिखना है तो क्या लिखना पड़ेगा, Zn2 प्लस 2 Zn सॉलिड। यह वैल्यू हम निकाल लेंगे क्योंकि ये दोनों वैल्यूज गिवन हैं, सही है। अब निकालना क्या है, निकालना हमें n है और q है। n और q कब निकाल सकते हैं, जब हम इस एक्सप्रेशन से सेल की रिएक्शन तो लिखें। तो सेल की रिएक्शन के लिए कैथोड पे आता है, कैथोड पे क्या होता है बेटा, रिडक्शन। रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन को खाना, तो यहां पे क्या कर रहा है, कॉपर 2 प्लस इलेक्ट्रॉन खा के कॉपर के ऊपर डिपॉजिट हो रहा है। तो कॉपर 2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू कॉपर सॉलिड। एनोड की बात करें, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक का। जिंक मेटल की रोड सॉल्यूशन के अंदर जिंक 2 प्लस आयन सप्लाई कर रही है और 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। तो Zn सॉलिड प्लस इक्वल टू Zn2 एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक बात तो क्या पता चल गया कि n इक्वल टू कितना है, 2। कैथोड और एनोड में जितने जितने इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है उसी को क्या बोलते हैं हम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n। अब बात पता करनी है क्यू मतलब रिएक्शन क्वोशिएंट, तो उसके लिए सेल का फुल रिएक्शन तो लिखो। एनोड और कैथोड को मिलाया तो रिएक्शन क्या हो गया अपने पास, Zn सॉलिड प्लस कॉपर 2 प्लस एक्वस, इससे बन गया कॉपर सॉलिड प्लस Zn2 प्लस एक्वस। रिएक्शन क्वोशिएंट Q कितना होता है बेटा, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, एंड प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है रेज़ टू पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सभी के कितने हैं, 1। फिर एक और बात ध्यान आएगी कि जो Zn और कॉपर है 2 बार एक्वस स्टेट में दे रखे हैं, 2 बार सॉलिड स्टेट में दे रखे हैं। तो सॉलिड स्टेट में प्योर सॉलिड का एक्टिविटी कितना होता है, 1। प्योर लिक्विड का एक्टिविटी कितना होता है, 1। हमेशा एक्टिविटी केवल किसका लिखा जाता है इन एक्सप्रेशंस में, या तो गैस का लिखा जाता है या जिसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज होती है मतलब कि एक्वस स्टेट वालों का लिखा जाता है। तो क्या हो जाएगा अपने पास, ये लिखने की जरूरत नहीं है, इसका कितना हो जाएगा, Zn2 प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू पावर 1, और इधर से क्या आ जाएगा, कॉपर 2 प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू पावर 1। n का वैल्यू पता है, q का वैल्यू पता है और ई नॉट सेल का वैल्यू पता है। तीनों वैल्यू इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो अभी तो पर्टिकुलरली नास्ट इक्वेशन को यूज करते ई सेल निकालना हमने जो सीखा है वो थ्योरेटिकल है, ये इसमें कोई वैल्यूज मैंने आपको नहीं दी और सेल भी आपको क्या दे दिया, सबसे सिंपल। अगला क्वेश्चन जो ओपन कर रहे हैं उसमें वैल्यूज पुट भी करेंगे और सेल भी थोड़ा सा डिफिकल्ट करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, फाइंड ई सेल ऑफ द फॉलोइंग सेल। सेल अपन ने वापस से डेनियल सेल ही बना के लिया है और डेनियल सेल का इस बार मैंने डायग्राम नहीं दिया, इस बार IUPAC नोटेशन दिया है। इस नोटेशन से हमें वैल्यूज निकालनी है और साथ ही साथ ई सेल निकालने के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन नेसेसरी है दी रखी है। तो चलो बताओ ई सेल कितना होगा अपने पास, ई सेल होता है ई नॉट सेल। टेम्परेचर मेंशन नहीं है बेटा, यहाँ पे टेम्परेचर मेंशन नहीं है तो क्या लेना है, 298 केल्विन। ई नॉट सेल इज इक्वल टू माइनस 0.591 डिवाइडेड बाई n log 10 बेस पे क्यू। सीधा मैंने 0.591 ले लिया क्योंकि टेम्परेचर मैंने कितना अज्यूम कर लिया, 298 केल्विन, दिया हुआ नहीं था। तो सबसे पहली बात तो किसकी आई, ई नॉट सेल। ई नॉट सेल आपको निकालना है। तो ई नॉट सेल की वैल्यू तो फिक्स होती है, कैथोड और एनोड का जो ई नॉट दे रखा है उसी से ये आंसर आ जाता है। तो कैथोड और एनोड का ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में होना चाहिए, बिकॉज SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड से ई नॉट सेल आता है। तो कैथोड किसका है, राइट हैंड साइड में कैथोड होता है, कॉपर वाला कैथोड है और लेफ्ट हैंड साइड में एनोड जिंक वाला है। कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल रिडक्शन में ही दे रखा है 0.3 वोल्ट, 0.34 वोल्ट माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, तो एनोड का तो ऑक्सीडेशन में दे रखा है, तो रिडक्शन में कितना हो जाएगा, माइनस 0.76। तो ये कितना हो गया, 1.1 वोल्ट। अब आगे 0.591 डिवाइडेड बाई n मल्टीप्लाइड बाई log q। n और q की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो सेल का इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो चलो ठीक है, सेल का इक्वेशन लिख देता हूं। ये सारी वैल्यूज यूटिलाइज हो चुकी है तो इनको हटा देता हूं मैं यहां से और इधर ही सेल का रिएक्शन लिख लेते हैं। कैथोड रिडक्शन, तो कॉपर 2 प्लस ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन खाए कॉपर सॉलिड में। एनोड ऑक्सीडेशन, जिंक ने क्या किया बेटा,
जिंक 2+ बनाया, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, तो n का वैल्यू अपने पास कितना आ गया 2 log Q, और बचा हुआ है log Q। अगर मान लीजिए बनाना है, मतलब कि रिएक्शन क्वोशिएंट Q की वैल्यू अगर बनानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सेल रिएक्शन बनानी पड़ेगी, उसके बाद उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला एक्सप्रेशन में फिट करना होगा। तो सेल रिएक्शन अपने पास क्या हो गया, Zn सॉलिड प्लस कॉपर 2+, इससे क्या बन गया, कॉपर सॉलिड प्लस Zn2 प्लस एक्वस। जो सॉलिड में है उनका एक्टिविटी 1 है, उन्हें लिखने की कोई जरूरत नहीं है एक्सप्रेशन में। तो Q का वैल्यू कितना आ गया अपने पास, Zn2 प्लस एक्वस आयन का कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू पावर 1 डिवाइडेड बाई कॉपर 2+ एक्वस आयन का कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू पावर 1। दोनों की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.001 एंड 0.1। तो ये हो गया 0.001 डिवाइडेड बाई 0.1, 10⁻⁻²। तो Q की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 10⁻⁻²। आगे देखो 0.0591 को क्या लिख लें, 0.06 लिख लें करीब करीब, और ये कितना हो जाएगा, -2 मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 से 2 गया, तो ये हो गया अपने पास 1.16 वोल्ट। काफी इजी है, बस आपको क्या करना पड़ेगा, E0 सेल निकालना पड़ेगा, कोई भी निकाल सकता है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिएक्शन क्वोशिएंट Q की वैल्यू लाने के लिए कंप्लीट सेल बनाना ही पड़ेगा, कंप्लीट सेल की रिएक्शन लिखनी ही पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ई सेल निकालना वापस है, और ई सेल निकालने के लिए आपको जो इक्वेशन दे रखा है ना, या सेल का जो नोटेशन दे रखा है काफी कॉम्प्लिकेटेड इस बार देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड पे कौन होता है, एनोड। तो एनोड किसका दे दिया गया, क्लोरीन गैस और क्लोरीन माइनस आयन, इसका मतलब गैस इलेक्ट्रोड की बात है। और इधर क्या है, क्रोमेट आयन, सॉरी डाइक्रोमेट आयन और क्रोमियम 3+ आयन, मतलब कि यहां पर रेडॉक्स इलेक्ट्रोड की बात है। अच्छा, एक बात और याद आ रही है कि जो गैस इलेक्ट्रोड होता है उसमें गैस से या तो आयन बनता है या आयन से गैस बनता है। इन एनी केस गैस इलेक्ट्रॉन को कैरी तो नहीं कर सकती ना आउटर सर्किट में, इसीलिए इन इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करने के लिए क्या लगाया जाता है, प्लैटिनम का वायर लगाया जाता है। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड की बात होती है। सिमिलरली किसी कंटेनर में कुछ आयंस प्रेजेंट है और वो आयंस आपस में रिडॉक्स रिएक्शन कर रहे हैं, तो रिडॉक्स रिएक्शन करने से जो इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज होंगे या जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनको कैरी करने का काम तो किसी इलेक्ट्रोड को करना ही पड़ेगा ना। तो इलेक्ट्रोड इधर भी कौन सा दे रखा है, प्लैटिनम वायर का। दोनों इलेक्ट्रोड का आपको स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन या रिडक्शन वाला पता नहीं है मुझे, पोटेंशियल दे रखा है, और आपको क्या निकालना, ई सेल। टेम्परेचर की वैल्यू नहीं दे रखी, इसका मतलब 298 केल्विन पे लेके चल लेते हैं। तो चलो ई सेल तो निकालेंगे। ई सेल निकालने से पहले यह बता दो कि E0 सेल की जरूरत होती है। E0 सेल SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड। तो कैथोड कौन है, इधर ये रिडॉक्स वाला इलेक्ट्रोड, और इसका SRP रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड वाला। तो क्रोमियम +7 से कहां जा रहा है, +3 में 3 इलेक्ट्रॉन खा रहा है, मतलब रिडक्शन की बात है, रिडक्शन पोटेंशियल ही दे रखा है। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो गया, 1.33 वोल्ट माइनस SRP ऑफ एनोड। अब एनोड का क्या है, -1 से 0 जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। लूज कर रहा है मतलब ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, तो रिडक्शन क्या होगा, उल्टा कितना हो जाएगा बेटा, +1.36। तो E0 सेल यहां पे आ गया -0.03 वोल्ट। अब ई सेल निकालने के लिए आपको पूरा नर्स इक्वेशन इस्तेमाल करना पड़ेगा, और उस नर्स इक्वेशन में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है और q रिएक्शन क्वोशिएंट q लिखना पड़ता है। ये सब करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैथोड हाफ लिखना पड़ेगा, एनोड हाफ लिखना पड़ेगा, सेल का रिएक्शन बनाना पड़ेगा। तो पहले वो कर लेते हैं। तो बताइए कैथोड ये है, कैथोड पे क्या होता है बेटा, रिडक्शन लिख लेते हैं। क्रोमियम +6 से +3 में जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो लिखो इसको क्रोमेट आयन, सॉरी डाइक्रोमेट आयन से क्या बन रहा है, क्रोमियम +3। रिएक्शन को बैलेंस करना ही पड़ेगा, तो क्रोमियम आइटम पहले बैलेंस कर दिए, फिर हाफ रिएक्शन मेथड से ऑक्सीजन बैलेंस कर दिया, फिर हाइड्रोजन बैलेंस कर दिया, फिर चार्ज बैलेंस कर दिया, हो गया सब। आगे एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। एनोड किसका, अपने पास गैस इलेक्ट्रोड का, क्लोरीन से क्लोरीन माइनस या क्लोरीन माइनस से क्लोरीन गैस। कैसे लिखेंगे, ऑक्सीडेशन के टर्म में लिखेंगे, तो इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे, क्लोरीन माइनस से क्या लिखेंगे, क्लोरीन गैस, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है। बैलेंस कर दिया, ये लो। तो बताइए
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज पार्टिसिपेटिंग इन सेल रिएक्शन वो कितना है, 2 है या 6 है? 6 ही है। हमेशा याद रखना कि कितने हो गए, जब आप इन पर्टिकुलर रिएक्शंस को बैलेंस कर लो तो दोनों रिएक्शन को ऐड करने के बाद इलेक्ट्रॉन बचने नहीं चाहिए। इसके लिए अपन किसी एक को या दोनों को सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। यहां पर केवल इसी को मल्टीप्लाई कर दूंगा ना 3 से, तो इधर भी 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। 6 इलेक्ट्रॉन विल कैंसिल आउट 6 इलेक्ट्रॉन, तो n का वैल्यू अपने पास कितना हो गया, 6। अब बाकी बचा Q का वैल्यू। Q का वैल्यू बताने के लिए पहले रिएक्शन लिखनी पड़ेगी कंप्लीट सेल की। तो कंप्लीट सेल की रिएक्शन क्या होगी, 14H प्लस क्रोमेट आयन इक्विलिब्रियम हर जगह लिखना होता है, और इधर क्या बच गया अपने पास, प्लस 6Cl माइनस एक्वस आयन दैट इज इक्वल टू 2Cr3 प्लस एक्वस प्लस 7H2O, और इधर से क्या आ जाएगा, 3Cl2 गैस। सही है। अब इसका रिएक्शन क्वेश्चन क्यों लिख देते हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं, आंसर आएगा तब। ये हटा देता हूं, अब इनकी कोई जरूरत नहीं है। तो बताइए रिएक्शन क्वेश्चन क्यों क्या हो गया, क्रोमियम 3 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर 2, वाटर प्योर लिक्विड होता है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस अच्छा Cl2 क्या है, गैस, और गैस के लिए पार्शियल प्रेशर लिखा जाता है एक्टिविटी में, सबको पता है। एक्वस आयन के लिए क्या लिखा जाता है, कॉन्सेंट्रेशन। तो यहां कॉन्सेंट्रेशन लिखा है, यहां क्या लिखा है, पार्शियल प्रेशर। किसी एक को छोड़ मत देना, छोड़ना केवल किसे है, प्योर लिक्विड को या प्योर सॉलिड को, क्योंकि इनका एक्टिविटी कितना कंसिडर करते हैं, 1 डिवाइडेड बाई क्लोरीन माइनस का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर 6, क्रोमेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर 1 एंड H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर 14, काफी ज्यादा है। अब बता दीजिए, ये वैल्यू इधर लिख देता हूं मैं एक बार, E0 सेल आ गया -0.03 वोल्ट और n इक्वल टू आ गया 6। अब इनकी भी जरूरत नहीं रही। अब आ जाते हैं, Q इज इक्वल टू क्रोमियम 3 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.1 मोलर, 0.1 मोलर 10 रेज़ टू पावर -1। Cl2 गैस का प्रेशर अपने पास कितना है, 0.1 atm, 10 रेज़ टू पावर -1 मल्टी रेज़ टू पावर 3। क्लोराइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 10 रेज़ टू पावर -2 रेज़ टू पावर 6। और इधर क्या अपने पास H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन, तो H2SO4 की कॉन्सेंट्रेशन है 0.05 मोलर। इसमें एक में 2 H प्लस होते हैं तो डबल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 0.05 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो जाता है, 0.1, 10 रेज़ टू पावर -1 रेज़ टू पावर 14। और क्या बचा अपने पास, क्रोमेट आयन। क्रोमेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.01 मोलर, दैट मींस 10 रेज़ टू पावर -2 मोलर रेज़ टू पावर 1। सबको सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया अपने पास -5 -12 -14 -26 -2 -28, 28 -5 कितना हो गया अपने पास, 23। तो ये आ जाएगा 10 रेज़ टू पावर 23 क्यू का वैल्यू। सारी वैल्यूज आ चुकी है, E0 सेल की वैल्यू आ चुकी है, n इक्वल टू 6 आ चुका है, Q इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 23 आ चुका है। अब ये सब हटा देता हूं, अब इन सब की किसी की भी जरूरत नहीं है। अब बस आपको क्या यूज करना है, नर्स इक्वेशन यूज करनी है। क्यों आ गया था 10 रेज़ टू पावर 23, तो नर्स इक्वेशन क्या है, E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 2.303 RT डिवाइडेड बाई NF, टेम्परेचर 298 माना तो उसको पूरा ही लिख देता हूं ना मैं, 0.0591 डिवाइडेड बाई n log Q। तो E सेल हो गया, E0 सेल -0.03 वोल्ट, माइनस इसको लिख देता हूं 0.06 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इन्वॉल्व्ड इन सेल रिएक्शन 6 मल्टीप्लाइड बाई log Q। तो log 10 रेज़ टू पावर 23 कितना हो जाएगा, 23। ये 0.01 टाइम्स, तो -0.03, और ये भी माइनस कितना हो जाएगा, 0.23। तो ये हो गया -0.26 वोल्ट इस पर्टिकुलर सेल का। ऐसी स्टेट में ई सेल आ गया है, और ई सेल नेगेटिव में आ रहा है, इसका क्या मतलब है, ई सेल नेगेटिव में आ रहा है, इसका एक ही मतलब है कि ये सेल काम नहीं करेगा। इस सेल के अंदर जो रिएक्शन हो रही है ना, वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो कैसी रिएक्शन है, नॉन स्पॉन्टेनियस। और वो रिएक्शन केवल कब पॉसिबल है, बैकवर्ड डायरेक्शन में करवाएं तो। और अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में करवाएंगे
तो पक्की बात है कि उस सेल का सेल पोटेंशियल क्या आएगा, पॉजिटिव, और फिर बैटरी वर्क कर सकती है, लेकिन पर्टिकुलरली अभी बैटरी वर्क नहीं कर रही है।